हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप तक इकोलॉजी का ज्ञान सरलता से पहुंचाएं और हम भी आशा करते हैं कि आप निरंतर प्रयासरत हैं क्योंकि परिणाम निरंतरता का ही फल होते हैं। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। आज हम इकोलॉजी के बेसिक्स को समझने से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की थी पिछले वीडियो में, बट यहाँ हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन समझने से शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। हर वो चीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, उसके आसपास की, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑल लिविंग, डेड एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स with which an organism interacts and is surrounded by makes up the environment of that organism। यानी हर वह जीवित, मृत और निर्जीव वस्तु जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर रहा है और उनसे घिरा हुआ है, वे उसका एनवायरनमेंट बनाती हैं। एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स में वे सभी निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं जो कि जीवित नहीं है, जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, रॉक्स, सॉइल, टेम्परेचर। और बायोटिक में वे सभी चीजें आती हैं जो या तो जीवित हैं या मृत हैं, जैसे बटरफ्लाई, डियर, बुश, ट्री हुआ, कोई पक्षी हुआ या कोई गिलहरी हुई। हर तरह की जीवित या मृत वस्तु बायोटिक कंपोनेंट्स का ही एग्जाम्पल है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स को विस्तार से समझने से। हमारा सबसे पहला एबायोटिक कंपोनेंट है एनर्जी। एनर्जी हमें प्राप्त होती है सन से। सन से सनलाइट के रूप में एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है। तो हर एक मीटर स्क्वायर में जितनी सनलाइट आ रही है टोटल, वो कहलाती है इंसोलेशन। इस सनलाइट को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, जो कि बाद में फूड बनता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगला कंपोनेंट है आपका रेनफॉल। अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि ओशन में से पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं और ये क्लाउड्स जाकर धरती पर बरस जाते हैं और उसके बाद वो पानी वापस बहकर ओशन में आ जाता है। धरती की जो सतह है, उदाहरण के तौर पर आप एशिया कॉन्टिनेंट को लीजिए कि भारत से लेकर और ऊपर रशिया तक जितना भी ये लैंड मास है, यहाँ पे पानी पहुंचता कैसे है? ये पानी रेनफॉल के जरिए ही पहुंचता है। जो ओशन है वहां से पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और ये बादल जाकर यहाँ लैंड मास पे बरसते हैं। लैंड मास पे बरसने के बाद ये पानी वापस बहकर समंदर में आ जाता है। ये कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई इंश्योर करता है लैंड मास पे। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली एक रिजल्ट है इंसोलेशन का। जब सूरज की किरणें धरती पे पहुंचती हैं तो वे धरती को गर्म करती हैं और टेम्परेचर वो मैट्रिक है जिससे हम इस गर्मी को या इसकी तीव्रता को नापते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा तीव्रता या उतनी ज्यादा गर्मी। अगला कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। साथियों, धरती के आसपास आपको एक एयर ब्लैंकेट मिलेगा। ये हवा का ब्लैंकेट है जो अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं। इन गैसेस से ये एक ब्लैंकेट जैसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, विच इज फ्यू किलोमीटर्स थिक। इसका काम है सन से आती हुई रेज को रिफ्लेक्ट बैक करना, जो ओजोन कर देती है, और कुछ इंसोलेशन को अलाउ करना कि वो धरती पे आए। कुछ गैसेस हैं जो इस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हीट को यहाँ पे रिटेन करने का काम करती हैं, हीट रिटेंशन का काम करती हैं। इस हीट रिटेंशन से एक ऑप्टिमल टेम्परेचर बना रहता है धरती का, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। इसलिए एटमॉस्फेयर आपका बेहद इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। अगला कंपोनेंट है आपका सबस्ट्रेटम। इकोलॉजी की भाषा में वो सरफेस है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ये लैंड भी हो सकती है या फिर ये वाटर भी हो सकती है। साथियों, बायोलॉजी की भाषा में
हम सबस्ट्रेटम को समझते हैं एक प्लेटफॉर्म के रूप में जहां पे कोई भी नॉन मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म या इमोबाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं, जैसे स्पंजेस हुए, वो अपने आप को अटैच करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। हमारा अगला एबायोटिक कंपोनेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल वे सभी एलिमेंट्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोडियम को लीजिए, पोटेशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब ये सभी एलिमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं लाइफ फॉर्म से तो ये कन्वर्ट किए जाते हैं शुगर्स में, लिपिड्स में, प्रोटीन्स, जो कि एसेंशियल हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर ही बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट फैक्टर है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स में लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ज्योग्राफर्स ने अर्थ को डिवाइड किया है इमेजिनरी लाइंस में, जिसमें जो लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं इन्हें हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और जो लाइंस ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट रन करती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्जिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड्स का महत्व इस बात से है कि लैटिट्यूड्स जब जब बदलती हैं वैसे वैसे सूरज से आने वाली जो सनरेज हैं वो अर्थ पे वेरी करती है, यानी कि उनसे डिलीवर होने वाली ऊर्जा वेरी करती है लैटिट्यूड्स के साथ। उदाहरण के तौर पर यदि आप 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ का जो टोटल इंसोलेशन देखेंगे वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू द इंसोलेशन बीइंग रिसीव्ड एट द एरिया बियॉन्ड 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। जितनी एनर्जी डिलीवरी में वेरिएशन आता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन इंसोलेशन, उसी के आधार पर टेम्परेचर और टेम्परेचर के रिजल्ट के रूप में स्पीशीज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की ओर। बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 हेडिंग्स हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और फिर डिकम्पोजर्स हैं। साथियों, प्रोड्यूसर्स वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो कि सनलाइट फूड में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास प्लांट्स का और फाइटोप्लैंक्टन्स का। प्लांट्स आपको लैंड पे मिलेंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स आपको सी में मिलेंगे। आपने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे बदलते हैं शुगर में, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। और ना सिर्फ खुद के लिए बनाते हैं बल्कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स के लिए भी बनाते हैं, जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी और डिकम्पोजर्स के लिए भी। ये शुगर्स इनके खुद के लिए भी खाना बनती हैं और साथ ही साथ दूसरे कंज्यूमर्स के लिए भी खाना बनती हैं। हमारे पास अगला क्लास है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स को हम डिवाइड करते हैं 3 सब क्लासेस में, जो हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे डियर हो गया। कार्निवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं, जैसे लायन हो गया। और ओमनिवोर्स वो हैं जो कि प्लांट्स को भी खा जाते हैं और हर्बीवोर या कार्निवोर को भी खा लेते हैं, जैसे बेयर हो गया। अगला क्लास है हमारे पास डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स दोस्तों वो होते हैं जो डेड या डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में। धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होते होते अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ये हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। एक ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम एनवायरनमेंट को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके भीतर का भी एक एनवायरनमेंट होता है। भीतर का एनवायरनमेंट साथियों उसकी मदद करता है उसकी लाइफ फंक्शंस को प्रॉपरली कैरी आउट करने में। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का। हम जानते हैं जो ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन्स हैं ये सब सराउंडेड हैं एक
इंटरनल फ्लूइड से। ये जो इंटरनल फ्लूइड है ये अंदर मेंटेन करता है एक कांस्टेंट कंडीशन जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर रेगुलेशन होता है। इनकी मदद से हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो रेगुलरली कैरी आउट हो पाती हैं बिना किसी डिसरप्शन के। ये एक तरीके से एक स्टेबल एनवायरनमेंट होता है। आप कह सकते हैं कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट की जो आउटर बाउंड्री है वो है इस ह्यूमन की स्किन, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो उसका जो आउटर बॉडी लेयर है, स्किन है, वो बाउंड्री है इस एनवायरनमेंट की। इसके भीतर होने वाली सभी गतिविधियां इसके इंटरनल एनवायरनमेंट से ही गवर्न हो रही है। और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं आपके एटमॉस्फेयर से। उदाहरण के तौर पर इस हिरन के बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा ये पेड़ पौधे भी हैं, ये दूसरे जीव जंतु भी हैं, इस एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो भी है, सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो भी है। ये बाहर का एनवायरनमेंट साथियों वेरिएबल होता है, लगातार बदलता रहता है और इस पे हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। इसकी बाउंड्रीज जैसा कि मैंने आपको बताया डिफाइन होती हैं एटमॉस्फेयर से। एक और मैं आपको बात बता दूं, जब किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड रहता है तो उसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, आप इन्हें देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तब तक के लिए जय हिंद।